थोड़ी देर में फिर से शुरू होगी लोकसभा की कार्यवाही। विपक्ष के हंगामे के बीच हुई थी स्थगित। आज सदन में पेश होंगे दो अहम बिल। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र जारी। सदन में आज जोरदार हंगामे के आसार। 6 अगस्त से चलेगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। तीन राज्यों की 3 सीटों पर आज काउंटिंग जारी। बांकीपुर, दतिया और मांझिलपुर में आएंगे चुनावी नतीजे। बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर आगे। महिला पहलवानों ने यौन शोषण का मामला। कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण को मिली राहत। दिल्ली राइज एवेन्यू कोर्ट ने यौन शोषण मामले में बरी किया। देश भर में आज बारिश का अलर्ट। यूपी समेत कई राज्यों में जोरदार बारिश के आसार। पहाड़ों पर भूस्खलन की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां ब्रजभूषण शरण को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा फैसला। यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण शरण बरी। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में बरी किए गए। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का ये बड़ा फैसला आपको दे दे, जहां महिला पहलवानों के यौन शोषण का ये पूरा मामला था जो सालों से चल रहा था। जिसके बाद आज ब्रजभूषण शरण सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण शरण बरी हुए हैं। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आपको दे दे। महिला पहलवानों से यौन शोषण का पूरा मामला था जिस पर जमकर बवाल हुआ था। धरने पर भी बैठी थी महिला पहलवान और इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर जांच शुरू कर दी थी, लेकिन इस पर कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किया गया है मामले में। तो ये बड़ी खबर आपको दे दे। ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया गया। इस पूरे मामले में महिला पहलवानों से यौन शोषण का आरोपी था ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसको बरी किया गया है। जहां दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण सोमवार सुबह इस मामले में फैसले से पहले दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने कहा, जो कहेगा कोर्ट कहेगा, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की थी इस फैसले से पहले, तो उन्होंने कहा जो भी कहना होगा कोर्ट कहेगा, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। कोर्ट की सुनवाई शुरू होने पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी पवार ने ब्रजभूषण को बरी करने का फैसला सुनाया। इस मामले में सह आरोपी विनोद तोमर को भी बरी कर दिया गया है। 2 जुलाई को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये मामला 6 महिला पहलवानों की ओर से पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा हुआ है। जनवरी 2023 में जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, तो उससे कुछ किलोमीटर दूर ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने साथी पहलवान विनेश फोगाट के साथ मिलकर पूर्व भाजपा सांसद पर यौन पीड़न पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। बता दें कि उनकी शिकायतों के आधार पर पुलिस ने सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस की एफआईआर में ब्रजभूषण सिंह के अलावा डब्ल्यूएफआई के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी शामिल था। काफी मिलेगी, अब क्या जजमेंट आया क्या नेताजी, एक सवाल, आरोप जिस तरह से लगाए गए उसको लेकर क्या कहेंगे कि आपके ऊपर लगातार मेरी पहली बात सही हुई। मुझे सामने वाले के बारे में पता नहीं था। विनोद जी आइए, तोमर जी आइए। और ये हमारे दामाद हैं, ये हमारे बेटे हैं। आज सब लोग आए हैं पहली बार। ये हमारे बेटे हैं, विधायक हैं। तो मेरी फर्स्ट प्रतिक्रिया यही थी कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। अब बाकी आज प्रसन्नता का विषय है।
तो आपने देखा ब्रजभूषण शरण सिंह का कॉन्फिडेंस। उन्होंने कहा कि कोर्ट फैसला करेगी, अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। और उसके बाद कोर्ट का फैसला आया जिसमें वो अभी फिलहाल के लिए बरी हो गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का ये बड़ा फैसला रहा है। ये मामला 6 महिला पहलवानों की ओर से पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा हुआ है। अब जनवरी 2023 में जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो उससे कुछ किलोमीटर दूर ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया ने साथी पहलवान विनेश फोगाट के साथ मिलकर पूर्व भाजपा सांसद पर यौन उत्पीड़न पर और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। और लगातार ये मामला तूल पकड़ता गया, जिसके बाद भाजपा ने भी ब्रजभूषण शरण सिंह का साथ देना बंद कर दिया था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी स्नेह कमल इस पूरे मामले पर जुड़ गए हैं। स्नेह कमल, 2023 से ये मामला शुरू हुआ था। एक तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था और दूसरी तरफ ये मामला चल रहा था। देश के जो विजेता हैं, जिन्होंने देश का नाम इंटरनेशनल लेवल पर गौरवान्वित देश को किया, उन्होंने आरोप लगाए थे ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर और आज बरी हो गए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार कहते थे कि मुझे इस मामले में फंसाया गया, हालांकि ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने किन आधारों पर उन्हें बरी किया, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण को आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में ब्रजभूषण शरण और विनोद तोमर दोनों को बरी कर दिया है। हालांकि यह फैसला 2 जुलाई 2026 को जो है बहस खत्म होने के बाद जो है रिजर्व कर लिया गया था। उस समय ये कहा गया फैसला सुरक्षित है, कोर्ट आगे फैसला सुनाएगी। तो आज लगभग 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, 2 जुलाई के बाद आज 3 अगस्त हो गई। तो आज जो है कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। इस कोर्ट के फैसले में कोर्ट ने कहा कि ब्रजभूषण और विनोद तोमर दोनों ही आरोप मुक्त हैं। लगभग 11 से 35 दिनों में जो है 123 सुनवाई हुई थी। मई 2024 में अदालत ने भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख और भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 शिकायतकर्ताओं में से एक महिला पहलवान ने शिकायत की, उन्होंने आरोप मुक्त कर दिया गया था। दिल्ली में जो है 15 जून को दाखिल आरोप पत्र में ब्रजभूषण शरण पर महिलाओं की मर्यादा भंग करने, यौन उत्पीड़न, पीछा करने, आपराधिक धमकी देने संबंधित जो है भारतीय दंड संहिता की कई धाराएं लगाई थी। अब अंततः दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने विनोद तोमर और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, जब ये पूरा मामला ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगा था उसके बाद धीरे धीरे भाजपा ने भी इनसे किनारा कर लिया था। जब चुनाव का वक्त था तो इन्हें टिकट नहीं दी गई थी, उस वक्त भी बड़ा बवाल देखने को मिला था। अब कहीं ना कहीं इनको बड़ी राहत मिली है, बरी कर दिए गए हैं। और जो कॉन्फिडेंस इस दौरान उनके चेहरे पर देखने को मिल रहा था, स्नेह कमल, वो कह रहे थे कि कोर्ट कहे कि जो कहना होगा हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। मतलब पूरा कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर था कि कोर्ट उनके पक्ष में ही फैसला सुनाने जा रही है। क्या इस तरीके का उनको कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर नजर आ रहा था? जी बिल्कुल, जिस तरह की जो है ब्रजभूषण शरण की बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनकी जो भाषा की शैली थी, उन्हें यह इत्मीनान था कि शायद वो आरोप मुक्त होंगे, बरी होंगे। उसी शैली में उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात किया। और दूसरा, जिस तरह से आप जिक्र किया भारतीय जनता पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया, तो ये कहना लगभग गलत हो कि भाजपा ने उनको किनारा नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जब दबाव थे, तमाम आरोप थे, तो भाजपा ने उनका टिकट काटकर उनके पुत्र को टिकट दिया और उनके पुत्र भारतीय जनता पार्टी के जो है सांसद बने। तो मामला घर तक ही रहा। पिता जहाँ पुत्र जो है उनका सांसद बनता है। अब चूंकि अब ब्रजभूषण शरण सिंह आरोप मुक्त हो चुके हैं, तो हो सकता है अगला चुनाव जब आए तो एक बार पुनः। बिल्कुल स्नेह कमल, देखिए 2027 के चुनाव भी हैं और माना जा रहा है कि शायद एक बार फिर से रिटर्न हो सकते हैं। हालांकि अभी ये राजनीतिक बातें हैं, लेकिन अभी हाल की खबर ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को बेल मिल चुकी है। जो शिकायतें इनके ऊपर लगी थी, जो आरोप लगे थे, उससे कहीं ना कहीं राहत जरूर मिल सकती है। अब देखिए, अब ये देखना होगा क्या जिन खिलाड़ियों ने इन पर आरोप लगाया था वो एक और स्टेप बढ़ाते हैं इस पूरे मामले पर। अभी जो आरोप शिकायतकर्ता खिलाड़ी, उनकी तरफ से कोई जो है अभी रिएक्शन नहीं आया है। अब देखना है कि उनके अधिवक्ता या खिलाड़ी इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करते हैं
या अदालत के इस फैसले को सर्वमान्य स्वीकार करते हैं। बिल्कुल स्नेह कमल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं जहां आज आएंगे बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे। बांकीपुर सीट पर वोटों की गिनती जारी है। बांकीपुर सीट से मतगणना में प्रशांत किशोर आगे बताए जा रहे हैं और ये वही बांकीपुर सीट है जहां से नितिन नवीन हमेशा अपना सिक्का जमाए रहे, अपनी धौंस जमाए रहे। इस सीट पर हमेशा नितिन नवीन को सपोर्ट मिला और कह सकते थे कि इस बार भी उन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है इस सीट पर और अब लड्डू बनने शुरू हो गए हैं, जीत की तैयारियां शुरू हो गई हैं और ये जीत भाजपा की होती यहां पर नजर नहीं आ रही। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, आखिरी समय पर भी कुछ भी पलट सकता है, लेकिन अभी शुरुआती के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब 12 बज चुके हैं, आधा दिन बीत चुका है और माना जा रहा है कि 2 से 3 बजे तक सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देश भर में आज बारिश का अलर्ट है। यूपी समेत कई राज्यों में जोरदार बारिश के आसार, पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जो देश भर में आज बारिश का अलर्ट है। आज पूरे देश में जबरदस्त वर्षा हो सकती है, बारिश हो सकती है और पहाड़ी इलाकों पर भूस्खलन की भी चेतावनी। देखिए जब जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी तो पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की भी स्थितियां बढ़ जाती हैं। तो पहाड़ी इलाकों पर भूस्खलन की भी खबरें आपको सुनने को मिल सकती हैं, इसलिए उन लोगों से अपील ये है कि सुरक्षा का ध्यान रखते ही आप घूमने फिरने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में जाएं। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए देखिए बहुत मुश्किल हो जाती है। जब जबरदस्त बारिश होती है, लगातार बारिश होती है तो फिसलन बढ़ जाती है, बड़े बड़े बोल्डर्स नीचे आ जाते हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, उनकी आवाजाही रुक जाती है। और क्योंकि नदियों के किनारे हैं, नदियां मौजूद हैं, तो उनका भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तो जो नदियों के आसपास रहने वाले लोग हैं, प्रशासन ने सबसे पहले उन्हें हटाया है, लेकिन अपील कर रहा है प्रशासन ये भी कि आप ऐसी जगहों पर मत जाइए और अगर आपको बहुत जरूरी है तो मौसम का हाल अपडेट लेने के बाद ही अपने घरों से निकलिए, वरना अपने घरों में सुरक्षित रहिए। देखिए स्कूल्स की छुट्टी कर दी गई, एक तो कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, तो ये भी चुनौती है कि कांवड़ियों को सुरक्षित रखा जा सके, कोई असुविधा ना हो और कोई जनहानि ना हो, कोई घटना ना हो, इसका भी ध्यान प्रशासन को रखना है। इसलिए मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगा दिया था, जता दिया था कि आने वाले सप्ताह में जबरदस्त बारिश होगी, भीषण बारिश होगी और उत्तराखंड में लोगों को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्रों में भी सबसे ज्यादा दिक्कत है। जो जमीनी जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर तो इतनी परेशानी नहीं है, वहां पर तो लोगों को राहत जरूर मिलेगी इस गर्मी से, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर भूस्खलन की स्थिति बहुत ज्यादा होती है, लैंडस्लाइड होती है, पहाड़ में से पत्थर जो है वो टूट कर नीचे गिरते हैं, बड़े बड़े पत्थर टूट करके नीचे गिरते हैं। कई बार कई गाड़ियां ध्वस्त हुई, कई लोगों की जान चली गई ऐसी घटनाओं से, तो सतर्क रहने की जरूरत है। और हमारे साथ मिर्जापुर से हमारे सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या मिर्जापुर में भी बारिश हो रही है? अनम्यूट कर ले मनीष। चलिए मनीष की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, तो बता दें कि देश भर में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश का अलर्ट है। कल भी देखिए जबरदस्त बारिश देखने को मिली थी दिल्ली एनसीआर में। मौसम जरूर ठंडा हो गया था इससे और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आने वाले हफ्ते में भी इसी तरीके की बारिश होती रहेगी, लोगों को बड़ी राहत मिलेगी गर्मी से, क्योंकि ह्यूमिडिटी लगातार बढ़ रही है, उमस लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह से जो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग हैं उन्हें बारिश की दरकार है कि जबरदस्त वर्षा हो, इससे मौसम जो है वो खुशनुमा हो। लेकिन पहाड़ों पर यही बारिश आफत है,
क्योंकि पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड्स होती हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स नीचे आते हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, जो सैलानी होते हैं उनके एंजॉयमेंट पे खलल हो जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बारिश आफत है। लेकिन अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें या शहरी इलाकों की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो यहाँ पर जरूरत है बारिश की, क्योंकि लगातार ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में बारिश हो रही है लगातार, और उम्मीद है कि आने वाले सप्ताह में ऐसी बारिश होती रहेगी, क्योंकि अभी कुछ दिनों में नागपंचमी का भी त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन तक इसी तरीके से बारिश का जो सिलसिला है वो चलता रहता है, क्योंकि इस श्रावण मास में अगर बारिश नहीं होती तो उसे सूखा करार दिया जाता है। हालांकि उतनी जबरदस्त वर्षा दिल्ली एनसीआर में नहीं हुई जितनी उम्मीद थी, लेकिन अभी मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले सप्ताह में बारिश होगी। कई राज्यों में यूपी के बारिश होगी, जोरदार बारिश होगी। और सबसे ज्यादा सतर्कता आपको पहाड़ों पर रखनी है, लेकिन कहीं पर ये बारिश आफत बनकर टूट रही है। अगर हम बात असम की करें तो असम में बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई है, लोगों की जमीनें, घर, सब पशु तबाह हो गए हैं, उनका जीवन अस्त और व्यस्त हो चुका है। सरकार, असम की सरकार लगातार मदद कर रही है, केंद्र सरकार मदद कर रही है, अलग अलग राज्यों से मदद पहुंच रही है असम के लोगों को, और हाई फ्लड की स्थिति वहां पर पैदा हो गई है। परेशानियां हैं, लोगों को खाने की दिक्कतें हो रही है। जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं उन्हें परेशानियां हो रही हैं, बीमारियां हो रही हैं। राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुदरत का कहर जमकर टूट रहा है असम के लोगों पर। तो यूपी समेत कई राज्यों में जोरदार बारिश के आसार। बात अगर देखिए असम की करें तो असम में बाढ़ का संकट लगातार गंभीर बना हुआ है, जिसमें लगभग 3.5 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं। अब तक 84 से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है। राज्य के 7 ऐसे जिले हैं और सैकड़ों गांव हैं जो इसकी चपेट में आ चुके हैं। अब प्रभावित अगर जिलों की बात कर ले तो शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट जैसे जो जिले हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित हैं। वहीं वाराणसी में कांवड़ियों के वेश में सड़कों पर पुलिस बल की तैनाती, ड्रोन, सीसीटीवी से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एटीएस, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ की टीमों की तैनाती। तो देखिए उत्तर प्रदेश में अलर्ट प्रशासन और बड़े अधिकारी, देखिए कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं, बड़े बड़े अधिकारी सड़कों पर हैं। कई कांवड़ियों की कॉस्ट्यूम्स में हैं और इसलिए हैं कि वो कांवड़ियों के वेश में रहकर वहां पर लोगों की सुरक्षा करें, कांवड़ियों की सुरक्षा करें। और जब कांवड़िए भी पुलिस को वहां पर मौजूद नहीं देखेंगे और अपने ही साथियों को देखेंगे, उसमें जो भी अराजक तत्व होंगे वो आसानी से पकड़े जा सकेंगे। तो देखिए पुलिस का ये अनोखी पहल कह सकते हैं या नया आइडिया कह सकते हैं कि वहां जो पुलिस कर्मी हैं उन्हें कांवड़ वेश में तैनात कर दिया गया है कि आप उन लोगों के बीच में रहकर, उनके जैसे रहकर सुरक्षा करिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए। तो बड़े अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर सीधे मुख्यमंत्री के आदेश हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांवड़ यात्रा को व्यवस्थित, सुचारू करवाना है। 1 महीने तक ये कांवड़ यात्रा चलती है और इसमें कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और कांवड़ियों के लिए भी हदायत है कि आप बहुत तेज आवाज में डीजे नहीं बजा सकते, किसी भी आम व्यक्ति को परेशान करने का आपका कोई अधिकार नहीं है। और कांवड़ की जो ऊंचाई होती है उसको भी यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है कि आपको इतनी हाइट के ही कांवड़ लेकर चलने होंगे, इससे ज्यादा हाइट के कांवड़ लेकर आप नहीं चल सकते। बीच सड़क पर कार पार्किंग नहीं कर सकते, अपने वाहनों की पार्किंग नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े बड़े ट्रक्स में भी कांवड़िए जो है वो सवार होकर आते हैं। और छोटे वाहनों में एक्स्ट्रा ओवरलोड नहीं किया जाएगा, यानी ओवरलोडिंग नहीं की जाएगी। ज्यादा संख्या में लोग उन वाहनों पर नहीं होंगे। जो कमर्शियल वाहन है उनमें लोगों की मौजूदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये कुछ नियम है जो कांवड़ियों के लिए भी सरकार ने बनाए हैं।
और अगर इन नियमों को कांवड़िए नहीं मानते हैं तो फिर सरकार इनको सख्ती से देखेगी, प्रशासन सख्ती से निपटेगा इन कांवड़ियों से। लेकिन कांवड़ियों की भी सुरक्षा बहुत जरूरी है, तो इसके लिए पुलिस की तैनाती की गई है कांवड़ियों के वेश में। वहीं सावन के पहले सोमवार को लेकर अलर्ट पर रहा मेरठ पुलिस। ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी गतिविधियों पर रखी गई। सभी प्रमुख शिवालयों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। तो सावन का पहला सोमवार है आज और आस्था का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। देखिए, छोटी मोटी संख्या में नहीं, बड़ी संख्या में लोग शिवालयों में पहुंच रहे हैं। दर्शन पूजन, चारों तरफ बम बम भोले की गूंज है और कहते हैं कि श्रावण का ये महीना जो होता है वो बहुत पावन होता है और जो भगवान भोलेनाथ यानी शिव के भक्त होते हैं वो इस महीने को बहुत पावन मानते हैं, बहुत ही शुद्ध मानते हैं। और जो सावन का सोमवार होता है वह आम दिनों में भी सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। तो आज तो श्रावण के सोमवार है, पहला श्रावण का सोमवार है, इसलिए भीड़ होनी लाजमी है। और माना जाता है कि श्रावण के ये जो सारे सोमवार होते हैं वो बहुत पावन होते हैं, बहुत पवित्र होते हैं, भगवान शिव की आराधना के दिन होते हैं। सावन में सजा भोलेनाथ का दरबार और ये औगरनाथ शिव मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं सावन के पहले सोमवार और कांवड़ यात्रा को देखते हुए बिजनौर जिला प्रशासन ने 3 अगस्त को जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ITI, पॉलिटेक्निक और अन्य शिक्षक संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर यह फैसला यातायात, डायवर्जन, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया। प्रशासन ने सभी संस्थानों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। कुशीनगर में 14 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 6 नामजद और 4 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज है। मामले की जांच में पुलिस लगी हुई है। बता दें कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 4 अज्ञातों पर मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो ये पूरा मामला हुआ जहां 4 अज्ञातों पर केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। नामजद हैं 6 नामजद हैं और 4 अज्ञातों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कुशीनगर में 14 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। तो देखिए, यहाँ पर ये जो मामला सामने आया है, एक छोटे बच्चे, नाबालिग लड़के पर, नाबालिग युवक पर चाकू से हमला करके उसे मार डालने का आरोप है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुशीनगर में लापता युवती का शव बरामद हुआ है। बगीचे में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। परिजनों ने हत्या की आशंका भी जताई है। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।